अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 1990 तक जो जगह एक रेगिस्तान थी और दूर दूर तक मट्टी के और रेत के सिवा वहां कुछ दिखाई नहीं देता था, आज वही जगह दुनिया के बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ देती है। जहां पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, आज वहीं पर 128 बिलियन इंपीरियल गैलन पानी एनुअली इस्तेमाल होता है। दुनिया के सबसे बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी वहीं पर है। पुलिस यहाँ पे फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों में घूमती है। जी, आप लोग बिल्कुल सही जगह पहुंचे। मैं बात कर रही हूँ दुबई की। Dubai, there is the tallest building in the world, the most luxurious hotel, and the police patrol the city with sports cars. फिर दुबई के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन है। कहा जाता है कि दुबई जो रिच है वो अपने ऑयल रिजर्व्स की वजह से है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई की जीडीपी का ओनली 1% जो है उनकी ऑयल रिजर्व से आता है। अब दुबई के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है जो और किसी कंट्री के पास नहीं है? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। Welcome to Dubai. Because I know Dubai is not Spanish and Dubai is back because it is Dubai. व्यूअर्स, जिस जगह पर यूएई है, यहाँ पर पहले 7 अलग-अलग किंगडम्स थी और इनके जो किंग्स थे, इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम इन सातों किंगडम्स को मिला लेते हैं और इनको मिलाकर एक कंट्री बना लेते हैं। और उसके बाद ये कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जो है वो मंजर आम पर आई। अब जो यहाँ का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होता है, वो भी इन कंट्रीज के जो किंग्स हैं, इन किंगडम्स के जो किंग्स हैं, उनकी उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि जो भी अबू धाबी का किंग होगा, वो यूएई का प्रेसिडेंट होगा और जो भी दुबई का किंग होगा, वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होगा। यही वजह है कि सारी पावर जो है वो अबू धाबी और दुबई के बीच में ही रहती है। और इसी वजह से एक ही कंट्री यूएई में कुछ एरियाज जो हैं वो आपको बहुत डेवलप नजर आते हैं और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आज भी रेगिस्तान की हुकूमत है। 1820 तक ये एरिया जहां पर यूएई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था और सिर्फ एक रेगिस्तान था और अलग अलग एरियाज में डिफरेंट शेख जो हैं उनकी हुकूमत थी और ये एरिया शेखडम कहलाता था। आज जहां पर दुबई है, ये एक मछुआरों का गांव था और अबू धाबी के अंदर आता था। 1833 में शेख मखदूम ने इसको अबू धाबी से अलग किया और एक अलग किंगडम बना दिया। आप शेख मखदूम को द फाउंडर ऑफ दुबई भी कह सकते हैं। 1853 में जब ब्रिटिशर ने लंदन से बॉम्बे आना होता था, तो वो यही शेखडम का जो एरिया है इसको यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि रास्ते में उनको लूट लिया जाता था। बहरहाल उन्होंने शेखडम्स के साथ एक जो है एग्रीमेंट साइन किया और इस एरिया का जो नेम है वो चेंज हो गया और ये नेम क्रूशल एरिया हो गया। और इस एरिया की जो सिक्योरिटी है वो सारी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई और इनका जो फॉरेन अफेयर है वो भी ब्रिटिशर्स देखने लग गए। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पे उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की क्योंकि इस रेगिस्तान में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ उनका एक क्रॉसिंग पॉइंट था और वो यहाँ से गुजर जाते थे। 1958 में शेख राशिद यहाँ के किंग बने और 1959 में वो यूरोप गए और यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर से वो बहुत ही इम्प्रेस हुए। अब जो दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये पर्शियन गल्फ में आता है और इसके इर्द-गिर्द सऊदीया, कतर, ईरान, इराक जैसी कंट्रीज़ हैं। शेख राशिद के पास नेचुरल दुबई क्रीक थी जहाँ पर छोटी-छोटी बोट्स आती थीं। इन्होंने उसको गहरा करवाया, बड़ा करवाया ताकि बड़े-बड़े शिप्स आएँ और बड़े शिप्स आने से ये हुआ कि जो दुबई की मार्केट थी वो एकदम से ग्रो करने लग गई। और इसके साथ-साथ उन्होंने वहाँ पर एयरपोर्ट्स बनवाए और भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत इन्वेस्ट किया। 1966 में दुबई में ऑयल फाउंड होता है और शेख राशिद इस मौके पर ये कहते हैं कि हम इस ऑयल पर रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है एक दिन ये खत्म हो जाए। इस वक्त उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही जो बड़ी फेमस हुई। उन्होंने कहा कि मेरे दादा ऊँट चलाते थे, मेरे फादर भी ऊँट चलाते थे, मैं मर्सिडीज़ चलाता हूँ। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा। लेकिन अगर हालात ऐसे रहे तो हो सकता है आने वाले वक्त में मेरा ग्रेट ग्रैंड सन दोबारा ऊंट पर वापस आ जाए। जिस वक्त शेख राशिद दुबई में ये डेवलपमेंट्स कर रहे थे, उसी वक्त जो ब्रिटिशर्स के साथ एक एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया। 1971 में सारे जो स्टेट्स के किंग्स थे उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम ये कंट्री बना देते हैं। दुबई खुद भी एक किंगडम था, लेकिन जो यूएई है वो एज अ कंट्री रिप्रेजेंट करता था। अब जब यहाँ से शिप्स ने गुजरना शुरू किया तो वो फ्यूल के लिए और रिफिलिंग के लिए यहाँ पर रुकने लगे
और इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को देखते हुए शेख राशिद ने राशिद पोर्ट बनवाया। अब जब एक शिप किसी एरिया में रुकता है, तो उसके जो आस-पास का एरिया होता है, वहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी होती है। और ये जो राशिद पोर्ट था, ये बड़ा सक्सेसफुल रहा। 1972 में ये बना और इसके सक्सेस को देखते हुए 1979 में जबले अली जो पोर्ट है वो बनवाया गया। शेख राशिद ने जबले अली पोर्ट को कमर्शियल फ्री ज़ोन जो है वो अनाउंस कर दिया, यानी कि यहाँ से जितने भी शिप्स गुज़रेंगे उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस तरह ये वहाँ का फ़ेवरेट पोर्ट बन गया एंड दुबई को डेवलप करने के लिए बाहर से बहुत ही स्किल्ड लोगों को बुलाया गया और शिप्स की रिपेयरिंग के लिए वहाँ पर दुबई ड्राई डॉक भी बनवाया गया। पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही फेवरेट था क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी लोकेशन की वजह से सब अमेरिकन्स और ब्रिटिश एयरलाइंस जो हैं वो यहीं से होकर गुजरती थी और यही वजह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी एयरलाइन बन गई। अब इसी चीज़ को शेख राशिद ने दुबई की फेवर में कन्वर्ट करने का सोचा और उन्होंने पाकिस्तान से ज़्यादा पैसे दे के एयरप्लेन्स परचेज किए एंड 1985 में एयर एमिरेट्स की बुनियाद रखी। एयर एमिरेट्स बाकी तमाम एयरलाइंस को पीछे छोड़ता है क्योंकि इसको ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाते हैं और गवर्नमेंट इनसे कोई टैक्स भी नहीं लेती। जबकि जो दूसरी जितनी भी एयरलाइंस हैं, उनकी कंट्रीज़ जो हैं, उनकी गवर्नमेंट उनसे टैक्स भी लेती है और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो उनको खुद बेयर करने पड़ते हैं। व्यूअर्स दुबई बेसिकली एक इस्लामिक स्टेट है और यहाँ पर जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। वो जैसे चाहे यहाँ पर घूम फिर सकते हैं। और दुबई को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पर जो इंसान एक मर्तबा आए उसका बार-बार आने का दिल करे। और जब ये ट्रेड एक्टिविटीज़ होने लगी और ये जो पोर्ट्स बने इनकी वज़ह से पूरी दुनिया से जो है वो लोगों ने दुबई की जानिब आना शुरू कर दिया। अब शेख राशिद ने दुबई को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के बारे में सोचा और दुबई में अब बारी आई बड़े-बड़े होटल्स और रिज़ॉर्ट्स बनने की। 1990s में दुबई में जो होटल्स का बिज़नेस है वो एकदम से ग्रो करने लगा एंड 1999 में शेख राशिद की डेथ हो गई। 1 दिसंबर 1999 में उनके बेटे मोहम्मद बिन राशिद ने बुर्ज अल अरब की बुनियाद रखी और ये उस वक़्त का दुनिया का सबसे बड़ा होटल था, जिसमें गेस्ट के लिए प्राइवेट बीचेस थे और इसके अलावा उनका खुद का हेलीपैड था और ये सारी चीज़ें इसको बनाती हैं पूरी दुनिया के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब पूरी दुनिया से जो है वो लोग यहाँ पर आने लगे और दुबई को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर लगाया गया ग्लैमर का तड़का। अब पूरी दुनिया में जो भी चीज़ बनती, वही चीज़ बहुत बड़े साइज़ में दुबई में बनने लगी और इन सब कामों के लिए और लोगों को बुलाने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि दुबई एक ऐसा इलाका था जहाँ पे पीने का पानी नहीं मिलता था। अब इस चीज़ को पूरा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया कि इन्होंने समंदर के पानी को पीने लायक बना दिया। व्यूअर्स ये जो दुबई है ये टैक्स फ्री कंट्री है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं या कोई इंडिविजुअल हैं तो आपको वहाँ पर टैक्स पे करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती और यही चीज़ दुबई को बनाती है बहुत ही फ़ेवरेट और दुनिया की जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं उन सब ने अपने हेडक्वार्टर्स जो हैं वो दुबई में बनाने शुरू कर दिए। व्यूअर्स दुबई में तकरीबन 35 लाख लोग रहते हैं जिनमें से सिर्फ 3 लाख लोग जो हैं वो अमीराती हैं और बाकी जितने भी हैं वो बाहर से यहाँ रहते हैं। लेकिन दुबई किसी को अपनी सिटीज़नशिप नहीं देता और अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी अमीराती से शादी कर लें तो आपको वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाएगी तो ऐसा भी नहीं है। मेल और फीमेल के लिए रूल ज़रा डिफरेंट है। इफ़ यू आर अ फीमेल एंड यू मैरिड सम अमीराती और आपको वहाँ पर तकरीबन 7 साल हो चुके हैं और आपका एक बेबी भी है तो दुबई आपको सिटीज़नशिप दे देगा। लेकिन अगर आपका कोई बेबी नहीं है और आपको वहाँ पे 10 साल हो गए हैं, तो फिर आपको एक वहाँ की जो सिटीज़नशिप है इफ़ यू आर फीमेल तो आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप मेल हैं तो आपके लिए ऐसा कोई भी कानून नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई डॉक्टर हैं, कोई स्किल्ड वर्कर हैं या फिर आप कोई आर्टिस्ट हैं या फिर आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और आपका ज़ीरो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आप दुबई की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दुबई की सिटीजनशिप के बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ अलाउंस है, फ्री हाउस अलाउंस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है और ये सब मिलाकर एक बहुत हेल्दी जो है वो मंथली इनकम बन जाती है, जो कि गवर्नमेंट उनको देती है, अपने सिटीज़न्स को देती है। यानी कि एक अमीराती बगैर कुछ किए पैदा होते ही एक मिलियनेयर होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वहाँ के जो सिटीज़न हैं वो खुश रहें और डेमोक्रेसी के हक में आवाज़ ना उठाएँ। यही वजह है कि जब यूएई में एक वक़्त डेमोक्रेसी की एक तहरीक चली, तो दुबई में से किसी भी इंसान ने इसके हक में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाई। व्यूअर्स दुबई जहाँ पर रहने के लिए एक जन्नत है, वहाँ पे बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल इसके उलट भी है।
आप लोग जानते ही हैं कि दुबई में जितने भी स्किल्ड लोग हैं, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ़िलिपीन और नेपाल वगैरह से जाते हैं। वहाँ पर काम करने का एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको कफ़ाला सिस्टम कहते हैं। इसमें ये होता है कि कोई भी इंसान आपको वहाँ पर वर्क के लिए बुला सकता है, वर्क परमिट दे सकता है, वो आपको टिकट के पैसे भी देता है, वो आपको अपने पास रहने के लिए जगह भी देता है और इसके बदले में वो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके जो वो होते हैं पासपोर्ट होता है, वो अपने पास रख लेता है। और ये भी कहा गया है रिसेंटली पास्ट में कि जो लेबर रूल है उनकी बहुत ज़्यादा वॉयलेशन की गई है और 20-20 घंटे भी काम करवाया गया है और सिर्फ 4-4 घंटे के लिए सोने के लिए टाइम दिया गया है। बहरहाल दुबई जहाँ पर बहुत मॉडर्न है, बहुत डेवलप्ड है, वहाँ पर आज भी कुछ चीज़ों में बहुत कंज़र्वेटिव है। लेकिन रेत में जहाँ पर एक कमरा बनाना बेइंतहा मुश्किल है, वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बना लेना, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेना, अपने आप में एक बहुत बड़ा करिश्मा है। ये तो थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।